हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। जैसे कि बच्चों इन्फॉर्म है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पर रेगुलर वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साइंस के हो चाहे मैथमेटिक्स के, लगातार वीडियो लेक्चर आपको मिल रहे हैं। बस आपको करना क्या है, सीक्वेंस से लेक्चर्स को देखना है ताकि टॉपिक्स कंटेंट आपको पूरा समझ में आ सके। और जब भी आप लेक्चर को देखते हो तो उस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है नए नए जब आप जुड़ते हो, और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चैनल को शेयर भी करना है। ओके बच्चों, आइए अभी हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ें, क्लास 10th साइंस सीबीएसई आरबीएसई एनसीईआरटी कोर्स जो अपना चल रहा है। पेज नंबर आज हम इंग्लिश मीडियम में 272 बच्चों, इंग्लिश मीडियम के पेज नंबर 272 और हिंदी मीडियम में जो आपका पेज नंबर है एनसीईआरटी बुक का गवर्नमेंट का 304 ओपन करिएगा। और प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको स्टेक होल्डर दावेदारों के बारे में बताया था, आज हम उससे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ आपको मैंने कंडीशंस बताई थी कि जब हम संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी में आज कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट अस टॉक ए लुक एट what which each of these groups needs gets out of the forest. The local people need large quantities of firewood, small timber, and thatch. Bamboo is used to make salts for huts and basket for collecting and storing food materials. Implements of agriculture, fishing and hunting are largely made of wood. Also, forests are sites for fishing and hunting. In addition to the people gathering fruits, nuts, and medicine from the forests, their cattle also graze in forest areas or feed on the fodder which is collected from forest. आइए देखें कि प्रत्येक समूह की वन आवश्यकताएं क्या है अथवा वन से उन्हें का क्या प्राप्त होता है। हम इस चीज़ को देखते हैं, वन की आवश्यकता क्या होती है, वन से हमें क्या प्राप्त होते हैं। स्थानीय लोगों को, सबसे पहले हम लोकल पीपल होते हैं उनकी बात करते हैं। स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी, जो आसपास के रहने वाले लोग होते हैं, छोटी लकड़ियाँ एवं छाजन की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। बाँस का उपयोग झोपड़ी बनाने में, भोजन एकत्र करने और भंडारण के लिए होता है। खेती के औजार, मछली पकड़ने एवं शिकार के औजार मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त वन मछली पकड़ने एवं शिकार स्थल भी होते हैं। विभिन्न व्यक्ति फल, नट्स तथा औषधि एकत्र करने के लिए साथ साथ अपने पशुओं को वनों में चराते हैं और उनके चारों से उनका चारा वनों से एकत्र होता है। यानी आसपास के जो चाहे खेती से संबंधित हमारे उपकरण हो, मछली पकड़ने के जो भी इम्प्लीमेंट्स औजार वगैरह हो, अधिकतर चीज़ें लकड़ियों से बनाई जाती है। झोपड़ियाँ होती है, उनमें जिन बाँसों का उपयोग किया जाता है वो भी हमें वनों से प्राप्त होते हैं। जो हमारे पालतू पशु हैं उनकी चराई भी उन जंगलों में ही होती है, तो उनका चारा भी हमें वनों से प्राप्त होता है। तो स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो वनों पर ही निर्भर रहते हैं। डू यू थिंक सच यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज वुड लीड टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ these resources? Do not forget that before the British came and took over most of our forest areas, people had been living in these forests for centuries. They had developed practices to ensure that the resources were used in a sustainable manner. After the British took control of the forests, which they exploited ruthlessly for their own purpose, rich people were forced to depend on much smaller areas and forest resources started becoming overexploited to some extent. देखिए बच्चों क्या कह रहा है। क्या आप सोचते हैं कि
वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का क्या ह्रास हो जाएगा? हमारे मन में क्वेश्चन ये भी होता है, अगर हम इसी तरीके से वनों का उपयोग करते रहे, क्या संसाधन हमारे खत्म हो जाएंगे? यह मत भूलिए कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे थे। अंग्रेजों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उनसे पहले यहाँ के मूल निवासियों ने ऐसी विधियों का विकास किया जिससे संपोषण भी होता रहे। अंग्रेजों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया, वरन अपने स्वार्थ के लिए उनका निर्ममता से दोहन भी किया। पहले अंग्रेजों के आने से पहले हम अभी भी जंगलों में रहते थे, हमारी आबादी वहीं पर निवास करती थी, लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल हम लोगों पर थोप दिया और जंगलों पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया और हमें धीरे धीरे जंगलों से निकालने की कोशिश वो करते गए आगे। और फिर आधिपत्य जमाया तो आप लोगों को पता है कि जंगलों से, वनों से हमें कितनी औषधियाँ, कितनी बेशकीमती चीज़ें हमें प्राप्त होती है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स in independent India took over from the British, but local knowledge and local needs continued to be ignored in the management practices. Thus, vast tracts of forest have been converted to monocultures of pine, teak of eucalyptus in order to plant these tree hug area are first cleared to all vegetations. This destroy a large amount of biodiversity in the area. Not only this, the very needs of the local people, leaves for fodder, herbs for medicine, fruits and nuts for food can no longer be made from such forests. Such plantation are useful for the industries to access specific products and are an important sources of revenue for the forest department. तो आपसे आगे क्या बोल रहा है कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने उन वनों का दोहन किया, वहाँ पर हमें जंगलों से विस्थापित कर दिया और अपना मूल अधिकार उन्होंने कर लिया। आगे बताते हैं हम आपको, यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया। वन संसाधनों का किसी भी सीमा तक अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अंग्रेजों से अपना कंट्रोल तो वहाँ, परंतु प्रबंध व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और ज्ञान की अपेक्षा होती रही कि उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका अधिकार तो अपने आप चलो अंग्रेजों से ले लिया है जब हम स्वतंत्र हुए, लेकिन किस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया, इसमें स्थानीय लोगों को उपेक्षित करके रखा गया। अतः वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्ष जैसे पाइन, जिसको हिंदी में चीड़ बोलते हैं, टीक, यूकेलिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए। एक ही प्रकार के वन उगते गए, हमारे एक ही प्रकार के वृक्ष उगते गए। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र से उन सभी पौधों को हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर में नष्ट हो गई। सिर्फ उन्हीं पौधों को, उन्हीं वृक्षों को उगाया जाता था जो उनके फायदे में होते थे। अब ऐसा करने के लिए जो और दूसरे वृक्ष होते थे उनको काट दिया जाता था और एक ही प्रकार के वृक्षों का रोपण किया जाता था। इस कारण जैव विविधता पर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। यही नहीं, स्थानीय लोगों को विभिन्न आवश्यकताओं जैसे पशुओं के लिए चारा, औषधि हेतु वनस्पति, फल एवं नट इत्यादि की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को तो लाभ मिला, जो वन विभाग के लिए राजस्व के मुख्य स्रोत बन गया। हाँ, इंडस्ट्रीज के लिए सही रहा, राजस्व रिवेन्यू आपका अच्छा आया, लेकिन स्थानीय लोगों को इससे महरूम रखा गया, दूर रखा गया। डू यू नाउ हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस? इस शॉर्ट काउंट रेबल्स टिम्बर, पेपर, लैक एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट्स। क्या आप जानते हैं कितने उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं? टिम्बर, इमारती लकड़ी जिसे बोलते हैं, कागज, लाख तथा खेल के सामान के कुछ उदाहरण हैं। यानी जो उद्योग है ना, पूरी तरीके से बात करें तो मैक्सिमम उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, वनों पर निर्भर है। कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए गए, जितने भी फर्नीचर के काम होते हैं, लकड़ी कहाँ से आएगी? जंगलों से तो आएगी। खेल के सामान, पेपर, लाख, ये सब कहाँ? वनों से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं।
Industry would consider the forest as merely a sources of raw material for its factories, and hug interest groups lobby the government for access to these raw materials and artificial low rates. Since these industries have a greater reach than the local people, they are not interested in the sustainability of the forest in our particular area. For example, after cutting down all the teak trees in one area, they will get their teak from a forest further away. They do not have any stake in ensuring that one particular area should yield an optimal amount of some produce for all generation to come. What do you think will stop the local people in behaving in a similar manner? देखिए आगे क्या कह रहा है, उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल का स्रोत ही फैक्ट्री जो इंडस्ट्रीज होती थी वो तो सिर्फ एक कच्चे माल प्राप्त करने का स्रोत मानती थी कि हमें यहाँ से कच्चा माल मिलेगा। वो ये नहीं समझते थे कि यदि इनको हम नष्ट करेंगे तो इससे कितना नुकसान होने वाला है, कितनी जैव विविधता प्रभावित पड़ेगी इससे। निहित स्वार्थ के लिए लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार से उद्योगों के लिए कच्चा माल बहुत ही कम मूल्य पर प्राप्त करने लग गया। यहाँ तक कि सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हुई, क्योंकि स्थानीय निवासियों की उपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार से काफ़ी ऊपर थी। बड़े बड़े उद्योग बिजनेसमैन हैं जो स्थानीय लोगों की उपेक्षा करते, क्योंकि इनकी जो पैरवी होती है, इनकी जो पहुंच होती है वो सरकार तक होती है सीधे। अतः उन्हें उस क्षेत्र के संपुष्ट विकास में कोई रुचि नहीं है कि यहाँ जंगल हो या नहीं हो, जैव विविधता बने या नहीं बने, कोई मतलब नहीं है। अपने कच्चा माल अभी निजी स्वार्थ की पूर्ति हो सके। उदाहरण के लिए किसी वन के टीक के सभी वृक्षों को काटने के बाद वे दूरस्थ वनों से टीक प्राप्त करने लगे, कहीं और चले जाएंगे, वहाँ जंगल खत्म हो गई तो इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वे उनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करके जिससे वो आगे आने वाली पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। आपके विचारे में लोगों को इस प्रकार का व्यवहार करने से कैसे रोका जा सकता है? इस तरीके से हमें आज बताया किस तरीके से लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जंगलों को नुकसान कर रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अब ये टॉपिक और भी काफ़ी लंबा है, उसमें हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट भी करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने लेक्चर्स को शेयर भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस लेक्चर से इस चैनल से आप जोड़ने की कोशिश करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session.